इटावा से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां विहड़ वाले सैयद बाबा मजार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में वन विभाग की कार्यवाही, आस्था से जुड़ा मुद्दा और अधिवक्ता पर दबाव के आरोप चर्चा में। बताया जा रहा है कि मजार से जुड़ी जमीन और रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में वन विभाग ने 3 लोगों फजले इलाही, गुलशेर और इमरान उर्फ सीबू तौकीर को पक्षकार बनाया है। इनमें से 2 की पैरवी अधिवक्ता कफील कुरैशी कर रही हैं। अधिवक्ता कफील कुरैशी ने आरोप लगाया है कि उनके मुवक्किलों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें वकील बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अधिवक्ता को भी इस केस से हटने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुवक्किलों से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे दबाव और धमकी की आशंका और गहरी हो गई है। मामले का एक अहम पहलू मजार तक जाने वाले रास्ते को लेकर है। आरोप है कि रास्ता बंद कर दिया गया है, वहां गड्ढे खोदे गए हैं, कंटीले तार लगाए गए और झाड़ियां डाल करके मार्ग अवरुद्ध किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के इटावा में मौजूद हैं। इटावा में एक भीड़ वाले सैयद के नाम से एक दरगाह बनी हुई है, जिसका प्रकरण काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट कफील कुरैशी जी हैं। कफील जी, काफी चर्चा चल रही है कि भीड़ वाले सैयद है, क्या उसका क्या इतिहास और क्या वाकई में उसको शासन प्रशासन है जो तोड़ने की फिराक में, कैसा इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों का अपना व्यक्तित्व है और वो स्वतंत्र हैं वो अपनी बात रखने के लिए। लेकिन यहाँ हम सर्वप्रथम बात ये करेंगे उस दरगाह के बारे में। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो पुराने लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उन सभी का ये कहना है कि वो दरगाह करीब 800 से 1000 साल पुरानी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो दरगाह काफ़ी पुरानी है। जैसे कि बात करें अगर हम साक्ष्यों की, तो हमने निरंतर प्रयास ये किया कि हम वन विभाग को ये समझा पाएँ और उन्हें ये बता पाएँ कि ये दरगाह काफ़ी पुरानी है और मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। और रही बात वहाँ पर आस्था की, तो आस्था के लिए मुस्लिम ही नहीं, वहाँ पर मुस्लिम के साथ हिंदू लोग भी, हमारे सारे लोग आते हैं। सभी लोग गंगा जमनी तहजीब के तहत उसमें अपनी आस्था रखते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए वहाँ पर, मैंने ये प्रयास किया बताने का विभाग को कि ये काफ़ी पुरानी दरगाह है। उसमें मैंने उनको काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों के जो 30+ हैं और उससे भी जो है लोगों के मैंने एफिडेविट दिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके द्वारा और उनके पिताजी और उनके दादाजी सभी लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये दरगाह जो है करीब 800 से 1000 साल पुरानी है और वो निरंतर इसमें आस्था का केंद्र था, आस्था के लिए जाते रहे हैं और उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और हालांकि मैंने विभाग को भी ये स्पष्ट किया और मैंने ये प्रयास किया, मैं प्रयासरत हूँ कंटिन्यूटी में कि उनको ये समझा पाऊँ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। जबकि मैंने उनको एक किताब का भी हवाला दिया, वो करीब किताब 70 ईयर्स ओल्ड है, यानी 70 साल पुरानी करीब किताब है वो। और उसमें ये इटावा के अंदर जितनी भी धार्मिक स्थल मौजूद हैं, मुस्लिम समुदाय के दरगाहें मौजूद हैं, वो सभी उसमें मेंशन हैं। और मैंने उस बात को लेकर, उतना ही पैराग्राफ को लेकर उनको समझाने का प्रयास किया और मैंने उनको ये बताया कि कोई भी एविडेंस अगर 30 साल से ऊपर का होता है, इंडियन एविडेंस की धारा 90 अपने आप में ये कहती है कि वो एविडेंस है। तो जब हम आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कानून ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आप मेरी सभी बातों को नकार रहे हैं, ना ही आप मेरे दिए गए किसी भी जवाब का आप तर्क ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में मनमानीपूर्ण है। और फिर बात करें अगर कि जिस तरीके की प्रोसीडिंग आप अपना रहे हैं, मैं समझता हूँ 2 पक्ष हैं। आप कह रहे हैं वो मेरी वन विभाग की जगह है, हमारा ये कहना है कि वो हमारी पुराना यानी कि पौराणिक धार्मिक स्थल है हमारा। तो जब हम दोनों ही आपस में एक दूसरे के पक्षकार हैं, तो हम दोनों पक्षकार एक किस तरीके से अपना जो है व्यक्तित्व बताते हुए ये कि हमारा अपना मनमानी कर सकता है कि ये जगह हमारी है और कोई भी आदेश या दिशा निर्देश कर सकता है। या तो इसमें कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, संबंधित न्यायालय का कोई आदेश दिशा निर्देश हो, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का, तब तो ये समझ में आएगा कि वो आपके कार्य क्षेत्र में। और फिर अगर मैं मान भी लेता हूँ, मैंने जैसे कि आपको अपने जवाबों में ये बताया है कई बार कि अगर आपकी जगह है तो ये साबित आप करें। भाई मैंने तो आपको ये बता दिया, क्योंकि हमारी जो वक्फ अधिनियम
1995 है, उसकी धारा है 3R। वो ऑलरेडी ये कह रही है कि जो जगहें पुरानी हैं, 1947 से पुरानी हैं, या मानी कि 30 साल 50 साल पुरानी है जगहें हैं, तो वो अपने आप में बब्बाई यूज़र कहलाएंगी। अब ये बब्बाई यूज़र क्या, उनको ये भी नहीं समझ में आता। हमने उनको कई बार ये भी समझाने का प्रयास किया कि बब्बाई यूज़र की श्रेणी उनमें आती है जो यानी कि जो मज़ार हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जो भी बने हुए हैं पौराणिक तौर से और पुराने बने हुए हैं, उनके अगर दस्तावेज भी नहीं मौजूद हैं, क्योंकि पहले कोई दस्तावेज की प्रोसीडिंग ऐसी होती नहीं थी, अगर उनके दस्तावेज भी नहीं मौजूद हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं, कई आदेश हैं, इसमें उन्होंने ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल पुराना है और उसका कोई कागज़ नहीं मौजूद है तो वो ऑलरेडी बब्बाई यूज़र की श्रेणी में आएगा। तो साबित आपको करना है ये। आपने जब अपना वन संरक्षित किया तो आपने अपनी जो भी प्रक्रियाएं थी वो अपनाई, आपने क्या क्या किया, तो ये आप बताएंगे ना। अच्छा कफील जी, आप दरगाह की तरफ से केस लड़ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आपको? क्या आपका केस मजबूत है या ढीला है, या इटावा की जनता को कैसा संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से इस केस में पैरवी कर रहा हूँ, और जिनके द्वारा मैं पैरवी कर रहा हूँ, जो हमारे मुवक्किल हैं, उनको लगातार मैं समझता हूँ, अब चूँकि ये उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, ये मामला हमारा मज़ार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये उजागर करना ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी में हमारे मुवक्किलों को धमकाया जा रहा है कि वकील चेंज कर दीजिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी धमकाया डराया जा रहा है, और अन्य लोगों भी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उनको इतना डराकर प्रताड़ित कर दिया गया है कि वो मेरे पास आने को तैयार नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। हमने उनको कंटिन्यूटी में कई बार कॉल किया, बुलाने का प्रयास किया, हालांकि मैंने विभाग की गलत तरीके की प्रक्रिया को देखते हुए उनको एक लीगल नोटिस जारी किया था, जिसमें मैंने उनसे ये कहा था कि जो भी प्रक्रिया आपके द्वारा अपनाई गई है, रास्ते को बंद कर देना अचानक से, और आपका जो है गड्ढे खोद देना, झाकड़ उसमें डाल देना, ये सारा कहाँ तक सही है, क्योंकि ये भी आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक लीगल नोटिस जारी किया था, उसका जवाब उन्होंने बहुत लेट मुझे पहुंचाया है, यानी कि मैंने उनको 48 घंटे का समय दिया था, और मुझे आगे की प्रोसीडिंग भी करनी थी उसमें, लेकिन विभाग ने अपनी लापरवाही करते हुए उसमें करीब 20, 22, 25 जो भी दिन बाद उन्होंने हमें नोटिस भेजा, और उन्होंने कहा कि ये नोटिस हमारा जो स्वीकृत करने योग्य नहीं है। वो एक अलग प्रकरण है, वो न्यायालय से संबंधित है, मैं जो भी वो जवाब देंगे वो न्यायालय में। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि आप जवाब भी भेज रहे हैं, दबाव भी बनवा रहे हैं, यहाँ तक कि इवन कि मैं जब पिछली डेट पर गया था, मैं रियलिटी बताऊँ तो मेरे साथ कई अधिवक्ता भी थे, और जब मैं पिछली डेट पर गया था तो स्वयं जो डीएफओ साहब हैं उनके द्वारा मुझसे ये कहा गया था, मुझसे मतलब मेरे सामने ये कहा गया क्लाइंटों से कि आप अपने वकील चेंज करिए। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप एक न्यायिक ऑफिसर बनकर बैठे हुए हैं और उसके बाद आप ये बोलेंगे कि मतलब मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, और ये बखूबी जो मेरे साथ वकील मौजूद थे और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे ये सबको मालूम है। हालांकि मेरे क्लाइंटों को जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मुझे ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसमें जो है इन्वॉल्व ना हो, तो ये कहीं ना कहीं न्याय के विरुद्ध है। अगर आप ये अगली सुनवाई कब है? देखिए, फिलहाल तो इन्होंने नोटिस के लिए मुझे पिछली डेट पर बताया था कि नोटिस जारी करेंगे, और चूंकि इनके द्वारा नोटिस मेरे मुवक्किलों को भेजा गया होगा, अब मुवक्किलों को वो नोटिस भेजा तो गया है, लेकिन अभी तक कोई सूचना, चूंकि उनसे संपर्क कर रहे हैं हम, हो नहीं पा रहा है, और ना ही वो ये बात सामने ला रहे हैं कि हमें वो आगे इन्वॉल्व करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कहीं ना कहीं, तो ये अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है, पूरी कार्रवाई प्रोसीडिंग अन्याय है। क्योंकि आपको क्या लगता है आपके मुवक्किलों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इस केस से दूर रहने के लिए? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सही हैं और अगर आप कानूनी तौर से चल रहे हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चलिए। ये तरीका कौन सा है, मतलब इस तरीके की धमकी भरी लहजे में बात करेंगे और मेरे क्लाइंटों को जो है धमकाएंगे, और
ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप अपनी कानूनी तौर से जवाब दीजिए। मैंने गलत ही क्या किया, मैंने तो आपको एक लीगल नोटिस दिया, कानूनी प्रोसेस के अनुसार दिया। आपको लगता है कि वन विभाग जबरदस्ती दरगाह को तोड़ सकता है? हाँ बिल्कुल तोड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूटी में ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप उसकी निष्पक्षता से जांच कराइए, आप अपने रिकॉर्ड्स जो भी हैं आप उनको जो है सामने रखिए। मैं अपनी बात जिस तरीके से रख सकता था मैंने रखी। आप तो डायरेक्टली वे में ये कह रहे हैं कि हमने कोई भी सबूत नहीं दिया आपको, जबकि मैं आपको बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं सबूत के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो जगह धार्मिक है, धार्मिक स्थल बहुत पुराना है। उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं। और अगर मान लीजिए कि आपका ये कहना है कि वो जगह हमारी है, तो 20 साल से जो प्रशासन अनुमति देता चला आ रहा है, तो क्या आपने प्रशासन से इस बारे में कोई वार्तालाप या पूछताछ की कि वो आपकी जगह पर क्यों अनुमति देता चला आ रहा है और उन्होंने क्यों आपसे परमिशन नहीं ली? तो आपने इस संबंध में भी कोई मुझे नहीं अवगत कराया, ना ही आपने उनसे जो है कोई ऐसी जो है नोटिस जारी किया, ना कोई उनसे पूछताछ की। भाई आप स्पेशल में आते हैं और आपको ये अधिकार है कि अगर आपकी ज़मीन का कोई गलत तरीके से मतलब परमिशन दे रहा है तो आप कहाँ सो रहे हैं? एक सवाल और है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बना हुआ था, दरगाह पुरानी है या तुम्हारा वन विभाग पुराना है, क्या है, कौन पुराना? ये तो समझदार व्यक्ति के लिए इशारा का भी अगर ऐसा समझा जाए कि दरगाह पुरानी है कि वन विभाग तो अभी आया है, अभी वन विभाग का गठन हुआ है। मैं समझता हूँ दरगाह 1947 से पहले की है और बाद के 1947 अभी की बात है। हम बता रहे हैं 800 से 1000 साल पुरानी दरगाह है। ये हमारा ही कहना नहीं है, ये समाज के हर मुस्लिम समुदाय के और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है। और आप चले जाइए अगर उस क्षेत्र में तो जितने भी वहाँ तो फिर वन विभाग अपना दावा क्यों कर रहा है उस पर? ये मैं बताऊं आपको, ये एक किसी शरारती मतलब तत्व की जो है हरकत है। क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं, दरगाहों को तोड़ना और मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणियां करना, ये एक आम बात हो चुकी है। और अगर ये चीज़ मैं समझता हूँ निष्पक्षता से जांच की जाए तो ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड पर्सन के एक शिकायत कर देने से आप इस तरीके का जो ब्यौरा बनाए हुए हैं, ये बहुत गलत प्रक्रिया है। और मैं प्रयासरत हूँ अगर विभाग द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई गलत अपनाई गई तो मैं यहाँ से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक कार्रवाई की प्रोसीडिंग ले जाऊँगा और प्रयासरत रहूँगा कि जो भी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी गलत प्रोसीडिंग अपनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीडिंग में कराऊंगा निश्चित तौर से। ये थे हमारे साथ कपिल कुरैशी जिन्होंने भीड़ वाले सैयद मुद्दे पर वार्तालाप की। कैमरामैन शिवम तारी साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।